के दर्शकों के लिए भारत की आर्थिक समस्याएं और भारत की पॉलिटिकल इकोनॉमी के बारे में सोचेंगे और जो उलझने हैं उनको डिकोड करने की कोशिश करेंगे। हमारे देश की अर्थव्यवस्था की एक ऐसी उलझन है जो देश के बाहर मौजूद है और वो है डोनाल्ड ट्रंप। और डोनाल्ड ट्रंप ने भारत के ऊपर 500% टैरिफ लगाने का अधिकार प्राप्त कर लिया है। 500% टैरिफ लगाने का अधिकार प्राप्त कर लिया है। तो अगर डोनाल्ड ट्रंप 500% तो क्या, अगर 50% टैरिफ और लगा दें या 25% टैरिफ और लगा दें, तो मुझे लगता है कि भारत और अमेरिका के बीच में जो कुछ भी व्यापार होता है वो सब बंद ही हो जाएगा, खत्म हो जाएगा पूरी तरीके से। फिर ज्यादा टैरिफ लगाने की या कुछ करने की जरूरत नहीं रहेगी। जैसे ही उन्होंने वहां अधिकार प्राप्त किया, यहाँ पे स्टॉक एक्सचेंज नीचे गिर गया। इसका मतलब कहीं ना कहीं डोनाल्ड ट्रंप की धमकियां भारतीय अर्थव्यवस्था के ऊपर, निवेशकों के ऊपर, भले ही वो स्टॉक एक्सचेंज के निवेशक हों, भारत में फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट वाले निवेशक न हो, कुछ ना कुछ तो असर करती ही है। और मेरे ख्याल से 500% की खबर सुनकर अर्थव्यवस्था में एक तरह का सदमा भी लगा होगा कि लगता है कि अब भारत से संबंध, अमेरिका से भारत के आर्थिक संबंध पूरी तरीके से अगर हमेशा के लिए नहीं तो एक लंबे अरसे के लिए ठंडे पड़ ही जाएंगे। तो ये तो निश्चित रूप से भारतीय अर्थव्यवस्था के लिए बहुत बुरी खबर है। तो आप इसको किस तरह देखते हैं, इसके क्या क्या आयाम हैं? देखिए, जैसे आपने सही कहा कि 500% तो खैर दूर की बात है। अगर 50% के ऊपर 50% भी और लग जाए, तो आधा जो हमारा व्यापार है अमेरिका के साथ वो खत्म हो जाएगा। क्योंकि आधा व्यापार है जिसपे कि अभी ड्यूटी नहीं लगती, क्योंकि उनको हमारे इलेक्ट्रॉनिक वगैरह चीजें चाहिए, इसलिए वो छोड़ दिए। तो पर करीब $47 बिलियन का हमारा जो एक्सपोर्ट है उस पर असर पड़ेगा, क्योंकि हमारे यहाँ से जो अभी माल जाता है वो और देशों से लेना शुरू हो जाएगा, क्योंकि वहां पे टैरिफ कम होगा। तो इसका असर हमारे बैलेंस ऑफ पेमेंट पे पड़ेगा, क्योंकि हमारा जो अमेरिका के साथ सबसे ज्यादा ट्रेड का सरप्लस है, तो उससे जो कमाई होती है उससे हमारा जो ट्रेड डेफिसिट चीन के साथ $100 बिलियन का वो थोड़ा कम हो जाता है। तो जब डेफिसिट बढ़ेगा तो फिर रुपया गिरावट पे होगा, और जब रुपया गिरावट पे होगा तो जो डॉलर में रिटर्न है फॉरेन इन्वेस्टमेंट का वो कम हो जाएगा। तो वो लोग कैपिटल देश से बाहर निकालना शुरू करेंगे, और उससे फिर रुपया और कमजोर हो जाएगा। फिर वो एक विशेष साइकिल में पड़ जाएगा। और दूसरी बात ये कि हमारा इन्वेस्टमेंट क्लाइमेट गड़बड़ा जाएगा, क्योंकि फॉरेन इन्वेस्टमेंट कम होगा तो इन्वेस्टमेंट क्लाइमेट गड़बड़ाएगा, और जो हमारे यहाँ पे अंदरूनी जो इन्वेस्टर हैं वो एक क्राइसिस में आ जाएंगे, क्योंकि वो अनिश्चितता के दौर से गुजरेंगे कि क्या होने वाला है, कैसे होगा, संभलेगा नहीं संभलेगा। तो अनिश्चितता जब होती है तो इन्वेस्टमेंट कम हो जाता है। तो कुल मिला के मेरा मानना है कि बाहर का इन्वेस्टमेंट भी और हमारे देश का प्राइवेट इन्वेस्टमेंट दोनों पे इसका असर पड़ेगा, और उसका असर फिर हमारे ग्रोथ रेट पे पड़ेगा। तो हमारी ग्रोथ जो समृद्ध क्षेत्र की है, जो कि अच्छा कर रही है, वो गिरावट पे आएगी। तो उससे जो हमारी अर्थव्यवस्था में और परेशानी बढ़ जाएगी, क्योंकि असंगठित क्षेत्र तो वैसे ही जो गिरावट पे है। दूसरी बात यह कि खतरा कि हमारी जो सरकार है वो कहीं ना कहीं मुझे लगता है कि थोड़ा डोनाल्ड ट्रंप की जो परेशानी उसने जो की है उसके लिए हमारे लेबर को अटैक करेगी। लेबर पे अटैक शुरू हो गया है। जैसे 4 जो कोड थे, लेबर कोड, उनको लागू किया गया। हालांकि वो 2019 और 20 में पास किए गए थे, लेकिन अब उसको लागू किया गया है। और उसमें सबसे बड़ी जो समस्या है कि वो ट्रेड यूनियंस को कमजोर कर रही है। तो वैसे भी हमारा बहुत कम लेबर है जो ट्रेड यूनियनाइज है, 6% ही लेबर है, बाकी तो 94% असंगठित क्षेत्र का है। तो जो हमारा यूनियनाइज लेबर है उसको कमजोर किया जा रहा है, जिससे कि वहां पे वेजेस कम हो जाएं। और इसलिए वेजेस कम की जरूरत है, क्योंकि हमारा जो एक्सपोर्ट है, अब एक्सपोर्ट में हमें सस्ते दाम पे एक्सपोर्ट करना पड़ेगा बाकी देशों का, क्योंकि सब देशों में जो सरप्लस बढ़ जाएगा, जब अमेरिका से ट्रेड उनका कम हो जाएगा तो सब एक दूसरे के ऊपर डंपिंग करेंगे, और जब दाम घटाने पड़ेंगे। तो इसलिए मेरा मानना है कि जो ये लेबर कोड एकदम से लाए गए अगली 4 साल बाद नवंबर में, वो इसलिए लाए गए जिससे कि हमारा यूनियनाइज जो वर्कर है उसको कमजोर किया जाए, जिससे कि वहां पे वेजेस डिप्रेस हो जाए। उसी तरह हमारा कृषि का बाजार को भी खोलने की बात है, क्योंकि जो ट्रम्प कह रहे हैं कि आपका कृषि का बाजार खोलना चाहिए, और इसीलिए जो रूरल एम्प्लॉयमेंट गारंटी स्कीम है उसको ये नई वीबी जी राम जी बिल से रिप्लेस किया जा रहा है, जिससे कि हमारा जो वर्कर है कृषि में वो भी कमजोर हो। और जो हमारे जो बेटर ऑफ किसान हैं, जो चाहते हैं कि वेजेस ना बढ़े,
रूरल एरियाज में, जिससे कि उनका प्रॉफिट बढ़े। तो ये भी बात है कि ये रूरल जो वर्कर है उसको भी कमजोर किया जा रहा है। तो कुल मिला के ये जब होगा तो इससे गैर बराबरी देश में और बढ़ जाएगी, क्योंकि जब वर्कर की वेजेस कम होगी और रियल टर्म्स में, और दूसरी तरफ जो हमारा कैपिटल है वो कोशिश करेगा कि उसका प्रॉफिट कम ना हो, तो जो गैर बराबरी बढ़ने से असर क्या होगा कि हमारी जो डिमांड है अर्थव्यवस्था में वो और कमजोर हो जाएगी। वैसे ही डिमांड की कमजोरी है, इसीलिए जो हमारा जो कैपेसिटी यूटिलाइजेशन है आरबीआई का, वो 70 और 75 के बीच में ही घूम रहा है बहुत सालों से। तो वो अगर गिरेगा तो फिर इन्वेस्टमेंट पे और असर पड़ेगा। तो कई तरह से हमारे देश पे इसका असर पड़ने वाला है, क्योंकि एक्सपोर्ट जो मार्केट है वो उतना निश्चित नहीं है। एक तरफ अमेरिका का जो टैरिफ, दूसरी तरफ मुझे लगता है डंपिंग होगी दुनिया में, सारे देश एक दूसरे पे डंपिंग करेंगे, जिससे कि हमारा जो एक्सपोर्ट है उस पर और परेशानी आएगी। क्योंकि डंपिंग जब होगी तो जब टैरिफ लगाया जाएगा तो ईयू टैरिफ लगा सकता है, बाकी और देश। हम भी कोशिश में है कि हमारे यहाँ जैसे स्टील वगैरह ज्यादा आ रहा है तो हम ड्यूटी बढ़ा दें उस पर। तो जगह जगह जब टैरिफ बढ़ेगा तो एक जनरलाइज टैरिफ वॉर हो सकती है, जिससे कि एक्सपोर्ट मार्केट पे परेशानी आ जाएगी। तो हमें फिर इंटरनल मार्केट पे निर्भर होना जाएगा। लेकिन हमारी जो सरकार है वो अभी इंटरनल मार्केट की तरफ ध्यान नहीं दे रही है, वो अभी भी कोशिश में है कि किसी न किसी तरह एक्सपोर्ट वगैरह चलता रहे। तो कुल मिला के ये जो अभी जो ट्रंप ने किया है उसका सारी दुनिया पे जो असर पड़ेगा, उसका असर फिर हमारे ऊपर भी काफी नेगेटिव पड़ेगा। ये नई भारत के दर्शकों की तरफ से दो जिज्ञासाएं। पहली तो ये कि डंपिंग का क्या मतलब है। डंपिंग जब भारत में इतनी ज्यादा टैरिफ लग रहे हैं अमेरिका के, तो यहाँ डंपिंग क्यों होगी? डंपिंग का क्या मतलब है? नहीं, मेरा कहना ये था कि क्योंकि सबके ऊपर टैरिफ लगा दिया गया है तो सारे देश का जो एक्सपोर्ट है अमेरिका को वो कम हो जाएगा, और जब वो कम होगा तो हर एक के पास सरप्लस बचेगा। अब उस सरप्लस के लिए आपको कोई मार्केट ढूंढना पड़ेगा, तो आप दूसरे देशों पे वो जब माल सस्ता बेचने की कोशिश करेंगे, तो जब आप सस्ता बेचने की कोशिश करते हैं तो उसको डंपिंग कहा जाता है। जैसे चीन है, अब चीन का एक्सपोर्ट अमेरिका के प्रति कम होगा तो फिर चीन जो भारत में, ईयू में, बाकी और जगह वो सस्ता माल सप्लाई करेगा, तो उसको डंपिंग कहा जाता है। तो भारत भी कोशिश में है कि दूसरे मार्केट जब खोजे, अफ्रीका में जब जब अपना माल बेचे, ईयू में अपना माल बेचे, और कुछ माल हमारा साउथ ईस्ट एशिया के जरिए अमेरिका जाएगा, कुछ यूनाइटेड अरब एमिरेट्स के जरिए वहां जाएगा। तो ये जो सारी चीजें होंगी, इसको मतलब एक तरह से कहा जाए तो एक दूसरे के ऊपर अपना सरप्लस जो है उसको अनलोड करना। और सरप्लस को आप अनलोड करेंगे तो जैसे अगर हमारे यहाँ स्टील सस्ता आ जाएगा तो हमारे स्टील प्रोड्यूसर्स को के ऊपर असर पड़ेगा। अगर हमारे यहाँ और कुछ सामान है वो जो सस्ता आने लगेगा, क्योंकि उनको जो मार्केट चाहिए, तो वो हमारे यहाँ के प्रोड्यूसर हैं उनके ऊपर असर पड़ेगा। तो इसलिए फिर हम भी उन पर टैरिफ लगाएंगे और वो भी हमें अरब पर टैरिफ लगाएंगे। तो जब तक कि एक समझौता नहीं हो जाता अमेरिका को छोड़ के बाकी देशों के बीच में, तब तक ये चांस है कि डंपिंग होगा और टैरिफ जो लगाए जाएंगे तो एक जनरलाइज टैरिफ वॉर शुरू हो सकती है। बिल्कुल ठीक बात। दूसरी जिज्ञासा ये है कि इसका भारत के स्टॉक मार्केट के ऊपर क्या असर पड़ेगा? देखिए, हमारा जो फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट है वो तो ऑलरेडी नेगेटिव हो गया है, क्योंकि ज्यादा अनसर्टेनिटी हो गई, और क्योंकि रुपया कमजोर पड़ रहा है तो डॉलर के उसमें रिटर्न कम हो रहा है। और डॉलर में जब रिटर्न कम हो रहा है तो बाकी जो फॉरेन इन्वेस्टर है वो देख रहे हैं कि अमेरिका में स्टॉक मार्केट बहुत तेज हो गया है, वहां पे जो टेक्नोलॉजी कंपनीज है वो बहुत अच्छा कर रही हैं, तो वहां का मार्केट तेज हो गया है, तो यहाँ से क्या पैसा निकाल के बाहर लगा रहे हैं। तो इसलिए हमारा स्टॉक मार्केट जो है वो भी अनिश्चितता के चलते हुए कभी ऊपर हो जाता है, कभी नीचे हो जाता है। जब थोड़ी बहुत कुछ खबर ठीक आती है तो थोड़ा बहुत ऊपर होता है, फिर उसके बाद नीचे हो जाता है। अब 500% टैरिफ के बाद तो सबको लगा कि इसका जब काफी भारी असर पड़ेगा भारत की अर्थव्यवस्था पे, इन्वेस्टमेंट क्लाइमेट पे, तो इसलिए वहां से पैसा और निकलने की गुंजाइश है। और इसीलिए हमें लगता है कि ये सभी लोग एक तरह से विड्रॉ कर रहे हैं स्टॉक मार्केट से, और उसका असर फिर होगा स्टॉक मार्केट गिरावट पे आएगा। अच्छा, भारत को ऐसा लग रहा होगा, भारत के आर्थिक नीति निर्माताओं को और जो रेगुलेटर्स हैं और जो बड़ी बड़ी हस्तियां हैं जो सोचती हैं इनकी जिम्मेदारी, जिनकी पर जिम्मेदारी है अर्थव्यवस्था की, उनको ये लग रहा होगा कि भाई अमेरिका से तो लगता है कि अब दाल नहीं गलेगी, क्योंकि जो वाणिज्य समझौता है दोनों के बीच में, वाणिज्य संधि है, वो भी होते हुए दिखाई नहीं पड़ता ही। उसके बारे में तक कहा गया है वहां से कि अगर मोदी जी ने फोन नहीं किया ट्रंप को, अगर फोन कर देते तो फिर वो हो सकता है कि वो संधि हो जाती। ट्रंप ने नाराज हो गए इस बात पे, अहंकार को ठेस लगी और उन्होंने नहीं किया।
तो इसके पीछे ये भी कारण हो सकता है कि मोदी जी मान लीजिए फोन करते उनको और ट्रम्प कहते हैं कि आप कृषि क्षेत्र खोलिए हमारे लिए। जी हाँ। तो मोदी जी के सामने दो ही चारे होते, जी हाँ। कहते हाँ खोलेंगे, जी हाँ, या कहते नहीं खोलेंगे। बिल्कुल। तो अगर नहीं खोलेंगे मतलब है कि बात टूट जाती, और खोलेंगे कहते हैं तो भारत में यहाँ पर राजनीतिक उसका नुकसान बहुत ज्यादा होता, परेशानी हो जाती। तो मोदी जी के सामने इधर कुआं उधर खाई थी। जी हाँ। हो सकता है इसलिए उन्होंने फोन ना किया हो उनको, मतलब मैं प्रयास लगा रहा हूँ। जी हाँ, जी हाँ। ये बात हो सकती है। बहरहाल तो स्थिति यह है कि अमेरिका, मान लिया गया है कि अमेरिका के साथ कोई दाल नहीं गलने वाली है, तो उसकी भरपाई क्या भारतीय अर्थ मंत्रालय जो है, भारतीय अर्थव्यवस्था चीन के साथ आर्थिक संबंधों को बढ़ा के करना चाहते हैं क्या? देखिए जो खबरें आई हैं वो खबरें बता रही हैं कि भारत सरकार चीन के साथ अपने आर्थिक संबंधों को कई पहलुओं से जी हाँ बढ़ाना चाहती है, बिना इस बात की परवाह किए हुए कि चीन और भारत के बीच में सीमा विवाद बहुत जबरदस्त है। उसमें भारत काफी अपमानजनक स्थिति में है। गलवान में 30 भारतीय सैनिक चीनियों के हाथों मारे गए थे। उसकी बन रही है बैटल ऑफ गलवान, इसमें सलमान खान हीरो है, और चीन ने आपत्ति भी जताई है। उसके बाद लद्दाख में 2 काउंटियां भी बना ली हैं, और अभी पेंटागन की, अमेरिकी युद्ध मंत्रालय की रिपोर्ट आई है जिसके अनुसार चीन भारत को सब तरफ से घेरना चाहता है। तो भारत की चीन के साथ तो बहुत खराब स्थिति है। आपकी बात सही है, लेकिन इस समय जो एक दुनिया में माहौल है जिसमें ट्रम्प साहब ने सब जगह परेशानी क्रिएट की है, वो चाइना के लिए भी परेशानी है, क्योंकि वहां पे भी प्रेशर है उनको भी। हालांकि उनके एक्सपोर्ट बहुत अच्छा कर रहे हैं, उनका जो ट्रेड सरप्लस वो $1 ट्रिलियन पहुंच गया है, तो वो उन्होंने मार्केट बाकी जगह खोज लिए है। और चीन बड़ा स्ट्रेटेजिक थिंकर है, वो ये समझ गया था पिछले 7-8 साल से कि अमेरिका उस पर और दबाव बनाएगा। ट्रम्प ने पहले अपने टर्म में भी ये किया, बाइडेन ने भी जो अपने वहां से जो सॉफ्टवेयर के पर्सनल है, जो वहां पे जो एडवांस चिप सप्लाई करना, ये सब बंद कर दिया था। तो इसलिए जब चीन को लग रहा था, इसीलिए चीन धीरे धीरे अपना जो व्यापार है वो बाकी और देशों से बढ़ा रहा था। उसका जो व्यापार अमेरिका से था वो धीरे धीरे कम करता जा रहा था। उसी तरह जो उसके पास इतने $3 ट्रिलियन से ऊपर के रिजर्व्स हैं, वो धीरे धीरे उसको जो डॉलर से हटा के गोल्ड में और बाकी चीजों में कर रहा था। तो चीन की जो स्ट्रेटेजिक थिंकिंग थी वो ये है कि एक हमें इंडिपेंडेंट स्टैंड लेना है। भारत की अनफॉर्चुनेटली वो थिंकिंग नहीं रही है। हम काफी ज्यादा निर्भर हो गए हैं बाकी देशों पे। तो चीन से हमारा तो $100 बिलियन का ट्रेड डेफिसिट ऑलरेडी था, क्योंकि हम उनसे और भी ज्यादा माल ले रहे हैं। और जैसे कि आपने कहा कि इस समय जैसे कि वहां पे से इंजीनियर आते हैं, वर्कर्स आते हैं, जो चाइनीज इक्विपमेंट है फैक्ट्रीज में वो चलाते हैं। तो जब हमने गलवान के बाद उनको वीजा देना कम कर दिया तो हमारे बिजनेस पे ही धक्का लगा, क्योंकि हमारा बिजनेस जो मैन है वो कंप्लेंट कर रहे थे, शिकायत कर रहे थे कि हमारी फैक्ट्री ठीक से नहीं चल रही है। वो डिमांड कर रहे थे कि हम वीजा दें। फिर जो हमारा इन्वेस्टमेंट जो था उसको भी हमने रोका। या ये जो गलवान के बाद कि जो नेबरिंग जो कंट्रीज हैं उनसे जो डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट नहीं आ सकता है, उसके लिए उनको जो परमिशन लेनी पड़ेगी, वहां पे भी हम खुला कर रहे हैं। तो ये आप देखेंगे कि चीन ने तो एक स्ट्रेटेजिक स्टेप लिया ही, भारत ने वो स्ट्रेटेजिक स्टेप्स नहीं लिए, और अब परेशानी में आके अब ये करना पड़ रहा है हमको कि अब हम चीन से भी अपना व्यापार बढ़ाएं, चीन से अपने संबंध सुधारें। इसीलिए प्रधानमंत्री एससीओ की मीटिंग में भी गए। आपने एक पहले प्रोग्राम किया था जब एससीओ की मीटिंग हुई, तो वहां पे आपने देखा कि चीन और रूस के बीच में तो बहुत सारे समझौते पे दस्तखत किए गए, लेकिन भारत का कोई समझौता नहीं हुआ उस समय। तो भारत की कोशिश है कि अगर अमेरिका के साथ संबंध और बिगड़ते हैं तो बाकी देशों से हम संबंध सुधारें। इसीलिए हम जल्दी जल्दी कोशिश कर रहे हैं कि फ्री ट्रेड एग्रीमेंट साइन करें बाकी देशों से। अब यू के साथ तो हम 23 साल से कोशिश में लगे हैं कि फ्री ट्रेड एग्रीमेंट साइन हो जाए, लेकिन अब लग रहा है कि हम उसको साइन कर देंगे। और बाकी और देशों के साथ भी नेगोशिएशन चल रहे हैं जिससे कि वहां पे हम अपना व्यापार बढ़ा पाए। तो कोशिश ये है कि हमारी जो निर्भरता है अमेरिकन मार्केट पे, जो कि बढ़ती चली गई है पिछले 15-20 सालों में, उसको हम कम करें जैसे कि चीन ने किया, और फिर हम बाकी देशों से और करें। तो हमारा जो चीन से संबंध है, जो ट्रेड है, जो हमारा इकोनॉमिक रिलेशनशिप है, उसको हम जल्दी से खत्म भी नहीं कर सकते। हालांकि गलवान में जो हुआ और बॉर्डर पे वो जो कर रहे हैं, और उसको हम जो नजरअंदाज करके उनसे संबंध बना रहे हैं जिससे कि हमारी अर्थव्यवस्था पे और बहुत असर ना पड़े। इधर मेरा मानना है कि जो वेनेजुएला में हुआ, जो मडोरो के साहब के साथ वो दिखाता है कि जो इक्विपमेंट है, जो इलेक्ट्रॉनिक इक्विपमेंट है,
उसमें अमेरिका ने भी बग्स डाले हुए हैं और चीन भी शायद बग्स डाल रहा है। अब हम इतने उस स्थिति में नहीं है कि हम जो उसको अपना खुद ही बना पाए इक्विपमेंट, हमें अभी भी इंपोर्ट करना पड़ेगा। तो हमारी क्या मतलब है बग्स डालने का, क्या मतलब? बग्स का मतलब कि आप उसको मैनिपुलेट कर सकते हैं। जैसे कि वहां पे जब हवाई जहाज जा रहे थे वेनेजुएला में, तो सुनने में आ रहा था कि उनके रेडार जो थे उन पे कंट्रोल अमेरिकन जो उन्होंने कर लिया था। तो अमेरिकन कैसे कंट्रोल करेंगे जबकि वहां पे उसमें कोई बग्स होंगे या कोई उसका जो सॉफ्टवेयर होगा जिसका कंट्रोल उनके पास है, या जो चिप्स उसमें इस्तेमाल हो रहे हैं उसमें कोई चीज है जिससे कि वो उसको कंट्रोल कर सके। उसी तरह सुनने में आ रहा है कि और भी चीजें जो इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर वहां पे उन्होंने किया अमेरिका में। तो जो वेनेजुएला के जो आर्मी थी, एयरफोर्स थी, उसको कंप्लीटली एक तरह से ब्लाइंड कर दिया उन्होंने। उसको मतलब जो पता लगना चाहिए था कि भाई ये अमेरिकन फोर्सेस आ रहे हैं और उससे डिफेंस उनको करना है। तो मेरा मानना है कि हमारी जो स्थिति है वो इसलिए भी खराब रहेगी क्योंकि हमारा इक्विपमेंट, इलेक्ट्रॉनिक इक्विपमेंट काफी हद तक चीन से आता है और अमेरिका से आता है। तो ये खतरा मुझे लगता है बना हुआ है कि वो हमारे इक्विपमेंट को कंट्रोल कर सकते हैं और हमारी जो युद्ध करने की कैपेसिटी है वो कमजोर पड़ सकती है। तो इसलिए भी मुझे लगता है कि हमारी जो स्ट्रेटेजिक ऑटोनॉमी होनी चाहिए एक इंडिपेंडेंट स्टैंड लेने की, वो स्ट्रेटेजिक ऑटोनॉमी एक तरह से हमारी कॉम्प्रोमाइज हो चुकी है और इसीलिए हम इंडिपेंडेंट स्टैंड अभी नहीं ले पाएंगे। और अमेरिका के साथ भी कोशिश करेंगे और बाकी देशों के साथ भी कोशिश करेंगे और अपना ट्रेड को डाइवर्सिफाई करने की कोशिश भारत को करनी पड़ेगी। अच्छा, अब तीसरी बात जो तुरंत सामने आती है, बजट आने वाला है। जी हाँ, 1 फरवरी को बजट पेश कर दिया जाएगा। जी हाँ, उसके लिए तैयारी शुरू हो गई है। जी हाँ, और कहने के लिए सरकार के पास बहुत कुछ है क्योंकि संगठित क्षेत्र जैसा कि आपने कहा भी अच्छा कर रहा है, तो अर्थव्यवस्था माना जाता है कि अर्थव्यवस्था का विकास हो रहा है। तो क्या इस बजट में सरकार के पास क्या क्या विकल्प होंगे आपकी निगाह में? मेरा मानना है सबसे बड़ी समस्या जो सरकार के सामने है वो एक्सटर्नल सेक्टर है कि जो हमारा एक्सपोर्ट है उस पर असर पड़ेगा, हमारी जो डिमांड है, जैसे हमारा रेट ऑफ ग्रोथ है वो कमजोर पड़ेगा। तो इसलिए मेरा मानना है कि सरकार को अपनी नीति बदलनी पड़ेगी। सरकार जो अभी तक बहुत ज्यादा एक्सपोर्ट डिपेंडेंट स्ट्रेटजी अडॉप्ट कर रही थी, उससे बदल के उनको इंटरनल मार्केट को डेवलप करना पड़ेगा। यानी कि हमारे जो असंगठित क्षेत्र जहाँ पे 94% लोग काम करते हैं उनकी तरफ उनको जो ध्यान देना पड़ेगा। अभी तक उनकी तरफ ध्यान नहीं था और ये कहा जाता था कि हम असंगठित क्षेत्र को संगठित कर देंगे, लेकिन असंगठित क्षेत्र संगठित हो ही नहीं सकता है क्योंकि जो छोटा किसान है जो आधा एकड़, 1 एकड़, 2 एकड़ सींचता है, या जो हमारा माइक्रो सेक्टर है जहाँ पे एवरेज एम्प्लॉयमेंट 1.7 है, वो संगठित नहीं हो सकते हैं। आप उनको किल कर सकते हैं पर वो संगठित नहीं हो पाएंगे। तो उनकी तरफ ध्यान देना पड़ेगा जिससे कि वो बढ़ेंगे, तभी जो हमारी डिमांड मार्केट में बढ़ेगी और जब डिमांड बढ़ेगी तो हमारी ग्रोथ बढ़ेगी। अगर हमारे एक्सपोर्ट पे असर पड़ता है फिर भी बढ़ेगी। तो हमारी स्ट्रैटेजी बदलनी पड़ेगी, जो लेबर इंटेंसिव सेक्टर्स हैं उनकी तरफ ध्यान देना पड़ेगा। और अगर जो अभी तक की नीति थी कि हम कैपिटल इंटेंसिव सेक्टर्स को ही आगे बढ़ावा दे रहे थे, अगर वही नीति चलती रही तो हम और भी ज्यादा परेशानी में आ जाएंगे। तो इससे सरकार को अपनी नीतियां बदलनी पड़ेंगी। जो हमारा शिक्षा का क्षेत्र है, स्वास्थ्य का क्षेत्र है, जिसमें कि रोजगार काफी पैदा होता है, उसको आगे तेजी से बढ़ाना पड़ेगा। अब रूरल एम्प्लॉयमेंट गारंटी को स्कीम को तो बदल के ये वीबीजी रामजी बिल ले आए हैं, तो वहां पे भी एलोकेशन बढ़ाना पड़ेगा। लेकिन जो उन्होंने अभी किया है कि जो डिमांड ड्रिवन था अब उसको सप्लाई ड्रिवन कर दिया, तो वो फिर मतलब पॉलिटिक्स उसमें होगी। जो उनके प्रांत उनके पक्ष में है वहां पे ज्यादा एक्सपेंडिचर होगा, बाकियों में नहीं होगा। तो उससे भी हमारी परेशानी और बढ़ेगी क्योंकि स्टेट्स के पास अगर रिसोर्सेज नहीं हुए तो स्टेट्स भी परेशानी में और आ जाएंगे और वो रोजगार पैदा नहीं कर पाएंगे। तो मुझे लगता है कि जो स्ट्रैटेजी रही है पिछले 10 साल से, उस स्ट्रैटेजी को बदलना बहुत जरूरी है। और नहीं तो हम ये जो नई परेशानी ट्रम्प साहब ने क्रिएट की है, जो सारी दुनिया में उथल पुथल क्रिएट कर रही है, उससे फिर हम डील नहीं कर पाएंगे और हमारी जो देश में जो असंगठित क्षेत्र की परेशानी है वो और ज्यादा बढ़ेगी और उससे फिर पॉलिटिकल इकोनॉमी पे भी हमारे असर पड़ेगा। अच्छा, अभी आपने मनरेगा को विकसित भारत जी राम जी बिल के साथ उसकी जगह लेने वाली बात कही, तो कांग्रेस ने सवाल के ऊपर एक आंदोलन छेड़ने का निर्णय लिया है। जी हाँ, बहुत दिनों के बाद में किसी आर्थिक प्रश्न के ऊपर, जो मुख्य तौर पर एक आर्थिक प्रश्न है और रोजगार से जुड़ा हुआ सवाल है, बात की उन्होंने कहा कि हम मनरेगा को वापस लाने के लिए संघर्ष करेंगे और 45 दिन के
आंदोलनकारी कार्यक्रम की घोषणा की है, जो कि जिला स्तर से लेकर और पंचायत स्तर से लेकर जिला स्तर से होता हुआ, क्षेत्रीय स्तर से, रीजनल स्तर से होता हुआ प्रादेशिक स्तर तक वो आंदोलन जाएगा। अब वो आंदोलन कैसे करेंगे, क्या करेंगे, ये तो अभी निकल कर आएगा हम लोगों के सामने। ये शायद 20 जनवरी से शुरू होगा। 15 जनवरी की बात थी शायद। हाँ हाँ, जी, हाँ, तो वो 45 दिन का आंदोलन होगा। तो ये इस आंदोलन अगर सफल होता है आंदोलन, तो इसका कांग्रेस को बहुत राजनीतिक लाभ हो सकता है, क्योंकि ज्यादातर तो गरीब देहात के जो गरीब हैं, जो मुख्य तौर पर दलित हैं या ज्यादातर संख्या में दलित हैं, कुछ संख्या में अति पिछड़े भी हैं, वो लोग मनरेगा के लाभार्थी थे। जी हाँ, वो सब कांग्रेस के साथ जुड़ेंगे या विपक्ष की राजनीति के साथ जुड़ेंगे। भारतीय जनता पार्टी से दूर होंगे तो विपक्ष की राजनीति को भी उससे लाभ होगा। लेकिन क्या आपको लगता है कि मौजूदा स्थितियों में कोई एक पार्टी बिना जमीनी अन्य जमीनी जो किस दलितों के बीच में काम करने वाले संगठन है उनको अपने साथ जोड़े हुए और बिना अन्य विपक्षी दलों को जोड़े हुए इस तरह का आंदोलन चला सकती है? ये कांग्रेस की आपको उसमें कांग्रेस के लिए सफलता के आपको संभावनाएं लग रही हैं? देखिए, जहां जहां उनका संगठन होगा वहीं पे वो कर पाएंगे। आपने जैसे कहा कि बिना और बाकी पक्ष को जोड़े हुए वो कर पाना ऑल इंडिया लेवल पे जरा मुश्किल होगा। तो वो तो सही बात है कि कोई भी आंदोलन जो होता है वो जहाँ पे आपकी जमीनी पकड़ होती है वहीं पे हो पाता है, क्योंकि जो गरीब आदमी है उसको तो मोबिलाइज करना पड़ता है, वो अपने आप तो मोबिलाइज होता नहीं है। तो इसलिए वो मोबिलाइज करने के लिए उनको बाकियों को भी साथ लेना चाहिए। और मेरा मानना है कि अभी जो लेबर पे चेंजेस लाए हैं उसमें संघर्ष क्षेत्र और असंघर्ष क्षेत्र दोनों का लेबर परेशान है। और जो किसानी है वहां पे भी परेशानी है कि अगर आपने किसानी का बाजार खोल दिया अमेरिका के लिए वो करने के लिए, तो किसान और जो संघर्ष क्षेत्र और असंघर्ष क्षेत्र का लेबर है वो तीनों अगर मिल जाएंगे तो फिर एक बड़ा आंदोलन क्रिएट हो सकता है। और ये बार बार बात उठ भी रही है कि ये जो ऑल इंडिया किसान यूनियन वगैरह हैं वो भी कह रहे हैं कि हम लेबर के साथ हैं, कि जो ऑर्गेनाइज लेबर है वो भी जो ये लेबर कोड के खिलाफ अपनी आवाज उठा रहा है। तो इस समय एक तरह से ये कहा जाए तो काफी उथल पुथल है किसानों में, ऑर्गेनाइज लेबर में, और वो अगर साथ जुड़ेंगे कांग्रेस के तो फिर एक संगठन भी आपको उपलब्ध हो जाएगा गांव में और जो डिस्ट्रिक्ट्स वगैरह में। तो कांग्रेस को कोशिश करनी चाहिए कि जो किसान और वर्कर है उसकी यूनिटी क्रिएट करे और फिर उनका जो संगठन है उसको भी जो साथ लेते हुए अपना जो प्रोग्राम अपना आगे करे, जो सिर्फ ये वीबीजी रामजी बिल के खिलाफ ही नहीं, ये जो लेबर कोड है उसके खिलाफ भी उनको साथ लेना चाहिए। और ये किसानों के साथ लेना चाहिए कि अगर अमेरिका के तरफ मार्केट खोल दिया, जैसे कॉटन में उन्होंने किया, कपास में उन्होंने 11% ड्यूटी जो होती थी वो हटा दी, जिससे कि कपास के जो दाम है वो मिनिमम सपोर्ट प्राइस के नीचे चले गए। तो ये खतरा तो अभी भी बना हुआ है कि कुछ आप कॉर्न को खोल दें या कुछ और, ये कॉर्न मतलब मक्का को खोल दिया या बाकी और चीजों में खोलना शुरू कर दिया तो वहां पे भी किसानों को परेशानी हो जाएगी। तो इसलिए मेरा मानना है कि कांग्रेस को कोशिश करके किसान, संघर्ष क्षेत्र और असंघर्ष क्षेत्र का जो वर्कर, इन तीनों को साथ लेके और उनके यूनियंस वगैरह के साथ मिलके ये अपना प्रोग्राम आगे बढ़ाना चाहिए। अच्छा, ये जो आपने बताया कि और बात सही भी है, आंकड़े तो कम से कम यही कहते हैं कि जो संगठित क्षेत्र है इसने अचानक अच्छा करना शुरू कर दिया है और उसके आंकड़े अच्छे आ रहे हैं। तो इसके पीछे क्या कारण है? पहली बात तो ये है। दूसरी बात, क्यों पहले तो इतना अच्छा नहीं कर रहे थे, और दूसरी बात ये है कि इसकी सस्टेनेबिलिटी, ये पॉसिबिलिटी, ये जो ग्रोथ है, ये जो वृद्धि हो रही है, इसमें टिकाऊपन कितना है? देखिए, ये जो संघर्ष क्षेत्र बेहतर कर रहा है उसके पीछे जो हमारे अर्थव्यवस्था में शॉक्स लगे हैं, जैसे कि नोटबंदी ने भी हमारे असंघर्ष क्षेत्र को धराशायी किया। जीएसटी जो मेरा मानना है वो स्ट्रक्चरली गलत है, वो असंघर्ष क्षेत्र को धक्का देता है। फिर उसके अगले साल नॉन बैंकिंग फाइनेंस कंपनी एनबीएफसी का क्राइसिस आ गया, उसने भी हमारे असंघर्ष क्षेत्र को धक्का दिया। और फिर पैंडेमिक में सडन लॉकडाउन उसने भी दिया। तो 4 बड़े धक्के लगे हैं 2016-17 के बाद, उसकी वजह से असंघर्ष क्षेत्र गिरावट पे है। और दूसरी बात ये हुई कि जो जीएसटी के लगने से जो हमारा संघर्ष क्षेत्र है उसको फायदा पहुंचा और असंघर्ष क्षेत्र को कुछ फायदा नहीं पहुंचा। जैसे अभी जीएसटी के रेट काटे गए तो उसका फायदा भी संघर्ष क्षेत्र को पहुंच रहा है। तो जो डिमांड है वो असंघर्ष क्षेत्र से संघर्ष क्षेत्र में जा रही है, जिसका सबसे बड़ा उदाहरण मैं बार बार देता हूं कि जैसे ट्रेड सेक्टर है जहां पे दुकानें हैं, तो उसमें ई कॉमर्स तो 20, 30, 40% बढ़ा है और जो हमारा नेबरहुड स्टोर है वो गिरावट पे है।
तो वो जो उससे डिमांड शिफ्ट कर गई, क्योंकि लोग अब जो ई कॉमर्स से ज्यादा ऑर्डर कर रहे हैं, न कि जो बगल की दुकान में जाके खरीदारी कर रहे हैं। उसी तरह जो खबर है कि आपका प्रेशर कुकर सेक्टर, लेदर गुड सेक्टर, आपका जो लगेज इंडस्ट्री, आपका एफएमसीजी सेक्टर, इन सब में भी डिमांड शिफ्ट कर गई है। तो जो डिमांड शिफ्ट कर रही है उससे असंगठित क्षेत्र में गिरावट है, और वही जो डिमांड क्योंकि संगठित क्षेत्र में जा रही है तो संगठित क्षेत्र फायदे में है, तो उसकी डिमांड बढ़ रही है। तो ये जो असर हुआ है ये शॉक्स का और जो खासकर डिमांड शिफ्ट का, तो वो, और तीसरी बात कि हमारी सरकार भी जो सारी नीतियां वो संगठित क्षेत्र के हित में कर रही है, न कि असंगठित क्षेत्र के हित में। ये तीनों चीजें मिला के संगठित क्षेत्र को आगे बढ़ा रही हैं असंगठित क्षेत्र के जो उस पे कॉस्ट पे। तो असंगठित क्षेत्र में मेरा मानना है कि जो नोटबंदी के समय से 10-12 लाख करोड़ का नुकसान हो रहा है। पिछले 8-9 साल में करीब 100 लाख करोड़ रुपए का उनको नुकसान हो चुका है, जो डिमांड वहां से शिफ्ट कर गई है। तो इसीलिए संगठित क्षेत्र आगे चल रहा है, असंगठित क्षेत्र गिरावट पे है। लेकिन ये स्टेबल स्थिति नहीं है, क्योंकि जो हमारा 94% जो वर्कर है जो असंगठित क्षेत्र में है, जब उसकी आमदनी कम होगी तो डिमांड अर्थव्यवस्था में कम हो जाएगी, तो कैपेसिटी यूटिलाइजेशन कम होगा, तो हमारा इन्वेस्टमेंट जो संगठित क्षेत्र का वो भी कमजोर पड़ेगा। और आपने देखा ही कि 2019 में जब जो संगठित क्षेत्र के जो कॉर्पोरेट सेक्टर है उसको जब इतना बड़ा टैक्स कंसेशन दिया गया कि उनको 1.6 लाख करोड़ रुपए का फायदा पहुंचा हर साल, और उन्होंने इन्वेस्टमेंट नहीं बढ़ाया, क्योंकि उन्होंने कहा डिमांड नहीं है। जब डिमांड नहीं होगी तो हम इन्वेस्टमेंट और करके क्या करेंगे। तो इसलिए ये जो स्थिति है जहां पे आप बहुत नैरो संगठित क्षेत्र को बढ़ावा दे रहे हैं, तो वो एक अनस्टेबल स्थिति हो जाती है। और अब तो आईएमएफ ने भी कह दिया है कि आईएमएफ ने कहा कि आपका जो इनफॉर्मल सेक्टर का डेटा है वो उतना सही नहीं है, और इसीलिए उन्होंने उस पर आशंका। तो जो हम लोग कह रहे हैं इतने समय से, वो बात आईएमएफ ने भी कही कि इनफॉर्मल सेक्टर का डेटा सही नहीं है, और आपका जो जीडीपी का कैलकुलेट करने का तरीका है वो सही नहीं है, और आप तो पुराने जो 2011-12 के जो बेस पे आप जो जीडीपी कैलकुलेट कर रहे हो, और आपका तो कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स भी 2011-12 के बेस पे ही है। तो उन्होंने कहा कि ये सब, इससे आशंका बढ़ती है कि आपका जो जीडीपी का डेटा है वो सही नहीं है। तो जब उन्होंने कह दिया तो ये बात अब मतलब काफी प्रचलित हो गई है कि हमारा जीडीपी का डेटा सही नहीं है, तो जो ग्रोथ है वो सिर्फ संगठित क्षेत्र की ग्रोथ है और वो असंगठित क्षेत्र की ग्रोथ नहीं है। तो ये बात अब मतलब लोगों ने काफी माननी शुरू कर दी है। बहुत बहुत धन्यवाद प्रोफेसर साहब। आज की पिछले दिनों की जो भी आर्थिक समस्याएं थी उन सब के ऊपर आपने विचार व्यक्त किए, और हम लोगों को पूरा एक नया परिप्रेक्ष्य मिला इसको समझने की। वास्तव में मेरे दिमाग में भी ये तमाम उलझनें थी जो मैंने आपके सामने रखी। अब जैसे एक उलझन है जो छूट गई बातचीत करने में, मैं आप अनुमति दे देते हैं कृपा पूर्वक, इसका फायदा उठा कर पूछ लेता हूँ कि अब अमेरिका ने कह दिया है कि वो भारत को वेनेजुएला का तेल बेचेगा। हाँ, तो वेनेजुएला का तेल बेचेगा तो वो तेल अपेक्षाकृत भारत को सस्ता मिलने की संभावना है, और वो तेल भारत की रिफाइनरियों के उपयुक्त भी है। तो इससे तो देखा जाए तो वेनेजुएला पर जो अमेरिका ने आक्रमण किया है, तो अब वेनेजुएला तो केवल 1% तेल निकाल पा रहा था, दुनिया भर का 18% तेल उसके पास है, लेकिन वो सक्षम नहीं था तमाम कारणों से। अमेरिका बड़े पैमाने पर उस पर अरबों डॉलर उसमें निवेश करके उस तेल का दोहन करेगा और फिर उसको वो बेचेगा, तो भारत को भी बेचेगा। रिलायंस वाले बहुत उत्सुक हैं उस तेल को। भारत की कुछ तेल अर्थव्यवस्था सुधरेगी उससे। देखिए, अगर आप जो वेनेजुएला से ज्यादा तेल निकाल के बाजार में बेचेंगे तो नेचुरली ये तेल के दाम कम होंगे, लेकिन सवाल ये उठता है कि क्या आप इतनी जल्दी कर पाएंगे। दूसरा कि जो अमेरिकन कंपनीज को हैंडओवर किया जा रहा है, तो शेवरॉन तो वहां पे अभी काम कर रही है, लेकिन बाकी और तो काम नहीं कर रहे, और बाकी कह रहे हैं कि हमारे को तो 2 बार नुकसान हो चुका है वहां पे कि हमारी जो कंपनियों को नेशनलाइज कर लिया गया है। तो जब तक स्टेबिलिटी नहीं आती है वेनेजुएला में तो इन्वेस्टमेंट नहीं आएगा। जब इन्वेस्टमेंट नहीं आएगा तो फिर वो बाजार में बिकेगा भी नहीं। तो इसलिए अगले साल, 2 साल, 3 साल तो मुझे नहीं लगता कि कोई और बहुत ज्यादा तेल वहां से निकल के आएगा जो यहाँ पे होगा। और जो अमेरिका की जो तेल जो रिफाइनरीज हैं जो वहां पे फ्लोरिडा और उसके आसपास के कोस्ट पे, गल्फ ऑफ मेक्सिको के कोस्ट पे, वो वेनेजुएला के ऑयल को आसानी से साफ करके उसको बेच सकती हैं। तो अभी तो ये कहा गया कि 50 मिलियन बैरल्स को पहले अमेरिका को दिया जाएगा। तो ऐसा नहीं है कि तुरंत ये सब कुछ होने वाला है, ये तो फ्यूचर में मिलेगा। अच्छा, अगर वेनेजुएला में उथल पुथल होती है तो ये अमेरिकन कंपनी वहां इन्वेस्ट नहीं करेंगी, और वो अगर इन्वेस्ट नहीं करेंगी तो फिर और ज्यादा तेल भी वहां से नहीं निकलेगा। तो इसलिए अभी बहुत अनिश्चितता है इस पे। अभी हम कह नहीं सकते कि भारत को कितना फायदा होगा, तेल का दाम कितना गिरेगा या नहीं गिरेगा। अब जैसे कि
वहां पे उन्होंने शिप्स को सीज करना शुरू कर दिया है, रूस के शिप को भी सीज कर लिया है, उससे तनाव बढ़ रहा है। अब वो जो तनाव अगर बढ़ता है सारी दुनिया में, तो उससे तो इन्वेस्टमेंट और कम हो जाएगा। जब इन्वेस्टमेंट कम होगा तो जो फायदा हो सकता था तेल के दाम गिरने से, उसका उतना नुकसान भी हो सकता है। तो इसलिए अनिश्चितता बहुत है। 2026 में मुझे लगता है कि अभी अनिश्चितता बनी रहेगी, क्योंकि यूक्रेन का युद्ध भी चल रहा है। इजराइल और पैलेस्टाइन के बीच में जो समझौता था वो कब तक चलेगा, जो लेबनान के साथ है वो कब तक चलेगा, सीरिया में परेशानी बढ़ती चली जा रही है, इराक की समस्या हल नहीं हो रही है, अफगानिस्तान की भी समस्या में अभी हल होने में समय है। तो इसलिए जो दुनिया भर में एक उथल पुथल है, उसके चलते हुए जो अनिश्चितता है वो एक्चुअली इन्वेस्टमेंट को डाउन करेगी। और टेक्नोलॉजी स्टॉक्स में तो जरूर बहुत सारा जो इन्वेस्टमेंट जा रहा है, लेकिन बाकी जो अर्थव्यवस्था है उसमें जो अनिश्चितता के चलते हुए इन्वेस्टमेंट अगर कम रहा तो फिर वो भी एक जो अनिश्चितता बढ़ा देगा दुनिया में। बहुत बहुत धन्यवाद प्रोफेसर साहब। हम लोग इन्हीं प्रश्नों पर आगे गौर करेंगे और एक बार फिर मिलेंगे। बहुत